हमीरा होटल का वो कमरा वास्तव में शानदार था। कमरा किसी 4 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। एसी कारपेट, खिड़कियां, दरवाजों पर कीमती पर्दे, शानदार डबल बेड के अलावा एक सिंगल बेड भी वहां मौजूद था। एक तरफ छोटा गोल टेबल और 4 कुर्सियां मौजूद थी। टीवी भी वहां रखा था। इसके अलावा एक अलमारी भी थी। जगमोहन डबल बेड पर जा लेटा तो कुंदा मालवीय ने तीखे स्वर में कहा, तुम उस सिंगल बेड पर जाओ। क्यों? जगमोहन मुस्कुराया। यहां पर मैं और रिमी रहेंगे। हम दोनों शादी करने वाले हैं। कुंदा मालवीय ने कहा। तो क्या मेरी मौजूदगी में तुम सुहागरात मनाने की सोच रहे हो? तुम्हें क्या? मुझे बहुत तकलीफ है अगर तुम ये सोच रहे हो तो। मेरे सामने मुंबई में तुमने बहुत चूमा चाटी कर ली, पर आगे कुछ भी करने की मत सोचना। तुम मेरे साथ डबल बेड पर रहोगे और रिमी वहां पर। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। मेरे साथ सोने की सोचना भी मत। बेड के दूसरे हिस्से पर। तुम चुपचाप उस बेड पर चले जाओ। कुंदा मालवीय चिल्लाया। नहीं जाऊंगा। जगमोहन ने उसे घूरा। और तुम अपना लहजा ठीक करो, वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। क्या बोला तू मेरे को? मेरे दांत? कुंदा मालवीय ने गुर्राहट के साथ जगमोहन पर झपटना चाहा। तभी रिमी ने मालवीय की बांह पकड़ ली। छोड़ मुझे। साला मुझे आंख दिखाता। कुंदा, रिमी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम मुगल बादशाह की आदत दौलत की परवाह नहीं कर रहे? कुंदा मालवीय के चेहरे पर तनाव कुछ कम हुआ। जगमोहन की इस तरह देखभाल करो जैसे ये तुम्हारा दामाद हो। मालवीय ने गहरी सांस ली। फिर यह भी मत भूलो कि ये देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर का साथी है और तुम्हारे दांत तोड़ने की हिम्मत रखता है। इसे ज्यादा हवा मत दो। कुंदा मालवीय मुंह बिगाड़ कर बोला। तुम जानती हो मैं भी कम नहीं हूं। इस वक्त हम एक हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। जगमोहन शांत भाव से दोनों को देख रहा था। हमने सब कुछ ठीक करने में बहुत मेहनत की है, रिमी ने गंभीर स्वर में कहा। अब बिगाड़ो मत। ये शोभा नहीं देता कि तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ो। वैसे भी हम पर खतरा। तभी डोरबेल बजी। तीनों की नजरें दरवाजे की तरफ उठी। कुंदा मालवीय तुरंत उठा और हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर पहुंच गया। वो दरवाजे के पास पहुंचा। कौन है? कॉफी सर, बाहर से आवाज आई। कुंदा मालवीय ने सावधानी से दरवाजा खोला तो बाहर होटल का वेटर खड़ा था। कॉफी की ट्रे उसने थाम रखी थी, जिसमें 3 प्याले रखे हुए थे। मालवीय को देखकर वो मुस्कुराया। आ जाओ। मालवीय पीछे हटता हुआ कह उठा। वेटर भीतर आया और ट्रे में से कॉफी के प्याले उठाकर सेंटर टेबल पर रखे। कुछ और चाहिए सर? वेटर ने पूछा। शाम को बढ़िया बढ़िया विस्की की बोतल देना, साथ में नमकीन, काजू और चिकन वगैरह, समझे? समझ गया सर। गिलास 2 लाना। फिर मालवीय ने जगमोहन से पूछा, तू पीता है? मैं बदबू वाली चीजें नहीं पीता। सुना? मालवीय ने वेटर से कहा, इसे बढ़िया चीजें पीने की आदत है। बोतल के साथ 2 ही गिलास लाना। वेटर चला गया। मालवीय दरवाजा बंद करके पलटा तो रिमी को मोबाइल कान से लगाए पाया। किसे? मालवीय ने पूछा। देवराज चौहान को। रिमी मोबाइल का नंबर पुनः मिलाती कह उठी। उसे पहुंचने की खबर तो कर दूं। जगमोहन ने कॉफी का प्याला उठाया और घूंट भरा। कुंदा मालवीय कुर्सी पर बैठा और कॉफी का प्याला उठा लिया। तू नशा नहीं करता? मालवीय ने पूछा जगमोहन से। मैं तो हर वक्त नशे में रहता हूं। जगमोहन मुस्कुराया। चरस पीता है? नहीं। अफीम? भगवान का नाम लो। गांजा, हेरोइन? ये सब बेकार के नशे हैं। अच्छा? कुंदा मालवीय होठ सिकोड़ कर बोला। तो फिर कौन सा वाला नशा करता है तू? नोटों का नशा, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। जब भी मेरा नशा टूटने लगता है तो मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां नोटों का ढेर लगा रखा है, जहां पहाड़ के बराबर गोल्ड पड़ा है, जहां हीरों के ढेर पड़े हैं। उन्हें देखता हूं, छूता हूं तो मुझ पर नशा सवार होने लगता है। वो नशा ऐसा नहीं होता कि सुबह उठने पर खत्म हो जाए। वो नशा चढ़ा ही रहता है। कई महीनों के बाद जब नशे का असर कम हो जाता है तो एक बार फिर वहां का चक्कर लगाता हूं। कहाँ का चक्कर? मंत्रमुग्ध सा मालवीय कह उठा। जहां दौलत के पहाड़ जैसे बड़े ढेर को रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? तेरे को बता दूं? हाँ। सूरत देखी अपनी? जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। मालवीय ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुरा पड़ा। अब पता चला असली नशा क्या होता है, जगमोहन बोला। सच में, जो नशा नोटों में है वो किसी और चीज में नहीं। मैं पता लगा लूंगा। क्या?
यही कि तुमने और देवराज चौहान ने अपनी दौलत कहाँ रखी हुई है? मालवीय ने दृढ़ स्वर में कहा। पता लगा लेगा। हाँ, मैं हार मानने वाला नहीं। मैं जब पता लगा लेगा तब बात करना। पर उस दौलत तक पहुंचने के भी तेरे को फायदा नहीं। पर उस दौलत तक पहुंच के भी तेरे को फायदा नहीं। वहां पहुंचते ही तुझ पर इतना नशा सवार हो जाएगा कि तू होश खो बैठेगा और बेहोश होकर गिर पड़ेगा। इससे पहले कि तेरे को होश में आए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और तेरे सिर में गोली मारकर नशे में ही तेरा काम निपटा दूंगा। कुंदा मालवीय ने खामोशी से कॉफी का घूंट भरा। जगमोहन उसे देखता रहा, परंतु मालवीय खामोश रहा। तुमने कुछ कहा नहीं, जगमोहन बोला। मैं करके दिखाऊंगा। मुंह से कुछ कहना ठीक नहीं, मालवीय ने होंठ सिकोड़कर कहा। एक बार तुम्हें और बता दूं। क्या? मैंने और देवराज चौहान ने सारी उम्र डकैतियां करके इतनी बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली है कि मुगल बादशाह की दौलत उसके समान होगी। देवराज चौहान इतनी ज्यादा दौलत से परेशान है। वो दौलत का काफी बड़ा हिस्सा दान देना चाहता है, परंतु मैंने ही उसे रोक रखा है। वो यूं ही तुम लोगों को मुगल बादशाह की आधी दौलत देने को तैयार नहीं हो गया। दरअसल अब उसे और दौलत पाने की चाहत नहीं है, परंतु ये धंधा ही ऐसा है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। कोई ना कोई मुसीबत उसके सामने आई ही रहती है। उसे खाली बैठना भी पसंद नहीं है। ये भी बड़ी वजह है कि वो कोई ना कोई काम हाथ में ले लेता है। मतलब कि हम तुम समझ ही गए होगे कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत रखी हुई है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। अब मैं दुबई नहीं जाऊंगा, कुंदा मालवीय बोला। क्यों? कुंदा मालवीय मुस्कुराता हुआ जगमोहन को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। तभी रिम्मी कान से फोन हटाते कह उठी। देवराज चौहान का फोन नहीं लग रहा। हमारे या उसके मोबाइल के नेटवर्क में समस्या होगी। बाद में फोन करके देखना। कुंदा मालवीय की निगाह जगमोहन पर ही थी। जगमोहन उसकी निगाह से बेपरवाह कॉफी के घूंट लेने में व्यस्त था। अगला दृश्य। जैसलमेर से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर हमीरा गांव था, तो दूसरी तरफ 5 किलोमीटर दूर डेड़ा नाम का कस्बा था। देवराज चौहान सोहनलाल के साथ वहां पहुंचा था। शाम के 4 बज रहे थे। सूरज पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। दिन भर की गर्मी से रेगिस्तानी इलाका तप रहा था। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया। लंबे सफर से दोनों थके लग रहे थे। हमारे पीछे कोई यहां तक पहुंचा होगा? सोहनलाल ने पूछा। लगता तो नहीं, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा मतलब कि पीछे लगे लोगों से पीछा छूट गया? देवराज चौहान चुप रहा। मुझे यह काम आसान नहीं लगता, सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। पिछले 2 घंटों से मुझे किसी के पीछे होने का एहसास नहीं हुआ था, देवराज चौहान बोला। मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से हमारा पीछा। तभी डोरबेल बजी। सोहनलाल ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर वेटर खड़ा था। कुछ चाहिए सर? कॉफी और साथ में कुछ खाने को ले आओ। वेटर चला गया। सोहनलाल ने दरवाजा खुला रहने दिया और वापस बैठते ही बोला, तुमने जगमोहन, रिम्मी और कुंदा मालवीय को हमीरा गांव पहुंचने को कहा और खुद यहां डेड़ा में आ गए, क्यों? मैं उन लोगों से तब मिलूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि हम पर कोई नजर तो नहीं रख रहा। सीधे सीधे हम उनके पास जहां पहुंचते तो उनके लिए खतरा बढ़ सकता था, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल उठा और आगे बढ़कर खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। देवराज चौहान सोच में डूबा सिगरेट का कच लेता रहा। सोहनलाल बिना पलटे बोला, बाहर ऐसा कोई नहीं दिख रहा कि उस पर शक किया जा सके। देवराज चौहान ने सोहनलाल पर नजर मारी, कुछ कहा नहीं। मुंबई से जैसलमेर तक तेज रफ्तार कार पर नजर रखे रखना आसान काम नहीं है, सोहनलाल ने पलटते हुए कहा। वो लोग अवश्य ही भटक गए होंगे जो हमारे पीछे थे। कल तक इस बात का पता चल जाएगा। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं, देवराज चौहान बोला। तभी वेटर कॉफी के 2 प्याले और 4 समोसे ले आया। सामान रखकर वो जाने लगा तो देवराज चौहान ने पूछा, तुम रेगिस्तान में कोई ऐसी जगह जानते हो जहां 4 स्तंभ एक साथ बने हों? मैं ऐसी किसी जगह को नहीं जानता, वेटर बोला। हो सकता है तोमर साहब जानते हो। तोमर साहब कौन है? इस होटल के मालिक हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया तो वेटर बाहर निकल गया। दोनों ने समोसे खाए और कॉफी के घूंट भरने लगे। रात जब हम हाईवे पर बने होटल में ठहरे थे तो वहां से चलते समय हमने किसी संदिग्ध को नहीं देखा जो हमारे पीछे लगा हो, देवराज चौहान बोला। हाँ, वहां 2 कारें नहीं दिखी जो हमारे पीछे लगी थी मुंबई से,
सोहनलाल ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, बाकी कल तक पता चल जाएगा कि हम किसी की नजरों में हैं या नहीं। देवराज चौहान बोला, आज 27 तारीख है। अगले 4 दिनों में हम रेगिस्तान में बने 4 स्तंभों के बारे में मालूम करके देख भी लेंगे कि वो कहां पर हैं। हर महीने की पहली तारीख को वहां ऐसे 2 आदमी पहुंचते हैं जिनके पास आधा आधा नक्शा है मुगल बादशाह की रेगिस्तान में दबी दौलत तक पहुंचने का। परंतु वो दोनों नक्शे उसी को देंगे जो उन्हें ये सिक्का दिखाएगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जेब से सिक्का निकालकर हाथ पर उछाला। यही है इस सिक्के का रहस्य, और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सब इसी बात को लेकर परेशान हैं कि सिक्के के दम पर मुगल बादशाह की दौलत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। परंतु गंभीर बात तो यह है कि क्या उन 4 स्तंभों के पास आज भी पहली तारीख को ऐसे 2 लोग पहुंचते हैं जिनके पास नक्शे का हिस्सा है। ये सिलसिला कायम है या टूट चुका है। दोस्तों, इस सब को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा पिछला ऑडियो बुक 100 माइल्स सुन सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? सोहनलाल ने पूछा। कुछ भी हो सकता है। बीते 300 सालों में ये सिलसिला चला आ रहा है, और ऐसा सिलसिला आसानी से टूट भी सकता है। कुछ भी हो सकता है। कल हम उन 4 स्तंभों वाली जगह के बारे में पता करेंगे कि वो रेगिस्तान में कहाँ है। मतलब कि बाकी का दिन आराम करना है? पूरी तरह। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। लंबे सफर की थकावट उतारनी है। मैं शाम को बाहर घूमकर आऊंगा। अगर कोई पीछे हुआ तो नजर में आ जाएगा, सोहनलाल ने कहा। अगला दृश्य। ठीक इसी समय एक कार ने जैसलमेर में प्रवेश किया और पूरी कार धूल से अटी पड़ी थी। साफ जाहिर था कि वो कार लंबा सफर तय करके वहां आ पहुंची है। उस कार में एक ही व्यक्ति था जो कार चला रहा था। आप ये सब पूर्व प्रकाशित हमारे पिछले ऑडियो बुक 100 माइल्स में सुन चुके होंगे। ये वही व्यक्ति है जो देवराज चौहान को डॉन जी कहकर बुलाता है। इस आदमी की उम्र 55-57 वर्ष की है। सिर के बाल काले सफेद हैं। 4-5 दिनों की शेव बढ़ी हुई है इस आदमी की। अब सामान्य कद काठी का है। शरीर पर मैली हो रही पैंट कमीज और पांवों में स्पोर्ट शूज हैं। मस्त सा आदमी दिखता है, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ना हो। जैसलमेर पहुंचते ही उसने कार को धीमा किया और नजरें बगल की सीट पर खुले पड़े एक यंत्र पर मारी। वो यंत्र किसी मीटर की तरह था और उस पर सुइयां थरथरा रही थी। बड़ी सुई तेजी से कांपती एक तरफ का रुख किए हुए थी, जबकि छोटी छोटी सुई बहुत हद तक शांत थी और बहुत ही कम हिल रही थी। उसकी निगाह बड़ी सुई पर थी। बड़ी सुई मीटर में नजर आ रही एक दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। उसने कार को उसी दिशा की तरफ मोड़ दिया। उसी दिशा की तरफ जाते रास्तों पर मध्यम गति से कार को ले जा रहा था। इस वक्त एक आंख से कार चला रहा था, दूसरी आंख से मीटर पर थरथराती सुई को देख रहा था। क्योंकि कार की रफ्तार बहुत कम थी, ऐसे में जैसलमेर से बाहर निकलकर सफर तो उसने 5-6 किलोमीटर का ही किया, परंतु इतने में ही 45 मिनट लग गए। वो बहुत सब्र के साथ मीटर पर नजर रखे कार को आगे बढ़ाता एक कस्बे में आ पहुंचा। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज का सफर पश्चिम की तरफ सरकना जारी था। इस कस्बे में कच्चे पक्के मकान दिखाई दे रहे थे। होटल भी बने हुए थे। कच्ची सड़कों पर घूमते टूरिस्ट और स्थानीय लोग भी दिख रहे थे। परंतु तभी वो चौंका। आंखें सिकुड़ गई उसकी। बड़ी सुई तेजी से एक तरफ घूम गई। छोटी सुई भी हरकत में आ गई और वो भी बड़ी सुई की तरफ बाईं तरफ घूम गई। ऐसा होते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बड़बड़ाया। इसका मतलब देवराज चौहान 1 किलोमीटर के भीतर ही कहीं पर है। उसने तुरंत कार घुमाई और उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ सुइयां इशारा कर रही थी। बार बार उसकी निगाह पास की सीट पर पड़े मीटर की तरफ उठ रही थी। एक चौड़ी सड़क पर से वो निकल रहा था कि तभी दोनों सुइयां दूसरी तरफ घूम गई। ऐसा होते ही उसने कार को सड़क के किनारे रोका और उस तरफ देखा जिधर सुइयां इशारा कर रही थी। वहां होटल दिखा। 300-400 गज जगह में 2 मंजिला होटल बना था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। वो कार से बाहर निकला और आसपास नजरें दौड़ाई। कुछ दूर चाय की दुकान पर जा पहुंचा और दुकान वाले से पूछा, कौन सी जगह है जनाब? डेढ़ा। सिर हिलाकर वो अपनी कार की तरफ वापस आया और जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर मुस्कान थिरक रही थी। फिर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। तभी उधर से सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। डॉन जी को फोन दो, उसने शांत स्वर में कहा। तुम?
दूसरी तरफ से आती सोहनलाल की आवाज में हैरानी थी। सोहनलाल हो ना तुम? वो मधुर स्वर में बोला। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते? डॉन जी से मेरी बात कराओ। तुम कौन हो? देवराज चौहान का शुभचिंतक। मैं इस कोशिश में हूं कि देवराज चौहान को खतरों से बचाता रहूं। तुम भी मुगल बादशाह की दौलत पा लेना चाहते हो? सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। बकवास, वो मुस्कुराकर कह रहा था। गलत मत सोचो। डॉन जी से मेरी बात। देवराज चौहान बाथरूम में है, मेरा नमस्कार कहना, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर उसी 2 मंजिला होटल की तरफ पैदल चल पड़ा। उस होटल का नाम महक था। उसने होटल में प्रवेश किया तो छोटा सा रिसेप्शन दिखा। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था। उसके पास पहुंचकर शांत स्वर में बोला, सर, अगर मैं आपके होटल में कमरा लूं तो कार कहाँ खड़ी करूंगा? हमारे होटल के ठीक सामने इतना ही बड़ा प्लॉट खाली है, वो हमारा ही है। 4 दीवारी हुई पड़ी है, गेट लगा है और दिन रात वहां चौकीदार रहता है। आपकी कार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। मैं जरा वहां देख कर आता हूं। इतना कहकर वो पलटा और होटल के बाहर आकर सामने नजर मारी। सड़क पार 4 दीवारी वाला प्लॉट दिखा। सामने ही उसका गेट था और गेट के पास ही एक बड़ा सा कमरा बना दिख रहा था। वो सड़क पार करके गेट के पास पहुंचा और गेट को खोला। इस वक्त वहां 6 कारें खड़ी थी। उनमें से एक कार देवराज चौहान की थी। वो उस कार को पहचान गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। वो पलटा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जो कि कुछ आगे इसी सड़क पर खड़ी थी। साथ ही मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। कैसा है जानू? तभी मुन्नी की आवाज कानों में पड़ी। तू सुना मेरी जान? वो मुस्कुराया। तेरे से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। तो आजा ना। मुन्नी के गहरी सांस लेने की आवाज आई। तू ही आजा। मैं? किधर? एकाएक मुन्नी की आवाज में सतर्कता आ गई। जैसलमेर पहुंचकर मुझे फोन करना। तो देवराज चौहान जैसलमेर पहुंच गया है? मुन्नी की आवाज आई। हाँ, मुगल बादशाह की दौलत जैसलमेर में है। लगता तो ऐसा ही है। तू किधर है जानू? डेढ़ा में। डेढ़ा? ये कहां पर है? जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर। देवराज चौहान डेढ़ा के एक होटल में ठहरा है। मैं आ रही हूँ, संभल कर। इस बात की पूरी संभावना है कि नागरे भी यहीं कहीं हो सकता है। वो सामने पड़ा तो उसे संभाल लूंगी। मुन्नी का विश्वास से भरा स्वर कानों में पड़ा। अपना भविष्य सुखद बनाने के लिए हमें मुगल बादशाह की दौलत हासिल करनी है जानू। हम कर लेंगे मेरी जान, उसने हंसकर कहा। जैसलमेर पहुंचकर मुझे फोन करना। कहकर उसने फोन बंद कर दिया और सड़क किनारे खड़ी कार में बैठा और उसी सड़क पर दूसरा होटल तलाश करके वहां कमरा लेकर ठहर गया। देवराज चौहान नहाकर बाथरूम से निकला तो कुर्सी पर बैठा सोहनलाल बोला, कुछ मिनट पहले उसका फोन आया था जो तुम्हें डॉन जी कहता है। देवराज चौहान के मस्तिष्क को झटका लगा। वो ठिठक गया। नजरें सोहनलाल पर जा टिकी। क्या हुआ? सोहनलाल ने कहा। ये जो भी है, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर बोला, इससे मेरा पीछा नहीं छूट रहा। इसकी नजर तुम पर है तो दासा, नागरे, टोनी पार्कर की नजर भी तुम पर हो सकती है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। क्या पता इसे ना मालूम हो कि हम कहाँ हैं। क्या कह रहा था? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें नमस्कार कह रहा था। सोहनलाल का चेहरा गंभीर था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और बेड पर रखे कपड़े डाले। मैं बाहर जा रहा हूं, अगर कोई हम पर नजर रख रहा हो तो शायद वो दिख जाए, सोहनलाल उठते हुए बोला। हम तो यहाँ पर खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, परंतु ऐसा है नहीं। कोई दुकान दिखे तो एक दो जोड़ी कपड़े ले लेना, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने अपना फोन उठाया और कुर्सी पर बैठते हुए उसे वापस कॉल की जिसका फोन आया था। फिर बेल जाने लगी और फौरन ही जानी पहचानी आवाज कानों में पड़ी। डॉन जी को मेरा नमस्कार। देवराज चौहान के होंठों में कसाव आ गया। कहाँ हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हारे करीब ही हूं। मैं कहाँ हूं? डेढ़ा में। देवराज चौहान के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभरे। डेढ़ा में कहा? महक होटल में। तो तुम मेरे पीछे ही रहे? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। पीछे रहना जरूरी था। क्यों? तुम पर कभी भी कोई खतरा आ सकता है और तुम्हें ना पता हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसा होना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें आने वाले खतरों के प्रति पहले ही सतर्क कर देता रहा हूं। तुम मेरे पीछे क्यों हो? तुम्हारी सलामती के लिए।
बकवास मत करो। तुम उस वक्त का इंतजार कर रहे हो जब मैं मुगल बादशाह की दौलत में मेरी दिलचस्पी नहीं है। तुम झूठ बोल। डॉन जी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता न करके मोहनदासा, नागरे और टोनी पार्कर की चिंता करनी चाहिए। इन तीनों में होड़ लगी है मुगल बादशाह की दौलत लेने की। तुम्हें उन तीनों से खतरा है। तीनों बड़े दादे हैं और अब तो उनके लिए इज्जत का सवाल बन गया है मुगल बादशाह की दौलत पाना। तुम्हें उनसे बचना चाहिए। तुम्हारा मतलब कि वो लोग भी जानते हैं कि मैं कहां पर हूं? देवराज चौहान बोला। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। हैरानी है कि तुम्हें पता नहीं कि डॉन जी, देवराज चौहान के कानों में शांत स्वर पड़ा। सच बात तो यह है कि मैंने भी तुम्हें खो दिया था, परंतु मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसलिए अभी फौरन नहीं बता सकता कि तुम किस किस की नजर में हो। सुबह जरूर बता दूंगा। सुबह कैसे? रात भर में मैं उन्हें ढूंढ लूंगा जो तुम पर नजर रख रहे होंगे। नहीं होंगे तो नहीं ढूंढ सकूंगा। तुमने मेरा पीछा करते हुए मुझे खो दिया था? हाँ। फिर ढूंढा कैसे? बहुत आसानी से, परंतु मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कैसे ढूंढा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। हमें मिलकर बात करनी चाहिए, तुम मेरे पास ही क्यों नहीं आ जाते? देवराज चौहान ने कहा। डॉन जी, मुझे दाना मत डालो। मैं चुगने वाला नहीं। फिर मैं तुम पर नजर रखकर तुम्हारा ही भला कर रहा हूं, बुरा नहीं कर रहा। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें कुछ भी ना हो और मैं मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंच जाऊं। गंभीर स्वर था देवराज चौहान का। गलत सोच रहे हो। मैं सही सोच रहा हूं। मेरे पीछे पीछे लगे रहकर तुम मुगल बादशाह की दौलत पाना चाहते हो। मैंने कितनी बार कहा ऐसा मत सोचो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। वो कैसे? क्योंकि तुम मुगल बादशाह की दौलत के पीछे हो और हम सुबह बात करेंगे। इतना कहने के साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। देवराज चौहान ने मोबाइल बेड पर उछाल दिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। शाम अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। देवराज चौहान खुली खिड़की पर जा खड़ा हुआ। बाहर अब हवा चलने लगी थी। तभी दरवाजा थपथपाया गया। देवराज चौहान पलटा तो दरवाजे पर वेटर को खड़े पाया। सोहनलाल के जाने के बाद दरवाजा खुला ही था। सर, रात के खाने का ऑर्डर लेने आया हूं। रात का खाना ऑर्डर पर ही बनाया जाता है। आप लेंगे सर? वेटर ने पूछा। हाँ, 2 लोगों का खाना, देवराज चौहान ने कहा। मिनट भर देवराज चौहान ने वेटर से बात की। वेटर चला गया तो देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और बेड पर आ लेटा। 2 घंटे बाद सोहनलाल लौटा। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। सोहनलाल हाथ में 2 लिफाफे पकड़े था। वो कपड़े लाया था। वो भीतर प्रवेश करता क्या उठा। मेरे ख्याल में तो हम पर कोई नजर नहीं रख रहा। मुझे कोई नहीं दिखा। किसी ने मेरा पीछा नहीं किया। वो भी नहीं दिखा जो हम पर नजर रख रहा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। डॉन जी कहने वाला भी नहीं। वो भी नहीं दिखा, जबकि वो हम पर नजर रख रहा है। सोहनलाल ने टेबल पर कपड़ों का लिफाफा रख दिया। मेरे जाने के बाद उसका फोन आया था। मैंने किया था। कोई खास बात? खास तो कुछ भी नहीं। वो कहता है कि उसने हमें खो दिया था और फिर ढूंढ निकाला। हैरानी है कि उसने हमें डेढ़ा में ढूंढ निकाला। उसे कैसे पता कि हम डेढ़ा में हैं? जैसलमेर में हमें ढूंढ लेता तो बड़ी बात ना होती। मेरे पूछने पर उसने ये बात बताने से इनकार कर दिया कि कैसे ढूंढ लिया हमें। चालू चीज है वो। ये पता नहीं लगा कि वो तुम्हारे पीछे क्यों है। वो कुछ भी कहे, पर मैं जानता हूं कि वो भी मुगल बादशाह की दौलत के पीछे है, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल गंभीर हो उठा। मेरे ख्याल में हमें अभी उस दौलत की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये काम 2-4 महीने ठहर कर करते हैं, सोहनलाल बोला। पहले ही काफी देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हम उस दौलत तक पहुंच सकेंगे। 250-300 सालों से रेगिस्तान में वो दौलत दबी है। उसका नक्शा 2 लोगों के पास है और तय हुआ था कि हर महीने की पहली तारीख को वो दोनों लोग नक्शा लेकर रेगिस्तान में स्थित कहीं 4 स्तंभों के पास आया करेंगे। ये बात 250-300 साल पुरानी है। वो लोग तो कब के अपना जीवन पूरा करके मर गए होंगे। उनकी पुश्तें भी पैदा होकर मर गई होंगी। अब जो उनकी पुश्तें हैं वो इस काम को पूरा कर रही हैं या नहीं, कोई खबर नहीं। क्या पता वहां कोई आता ही ना हो, उस इंसान के इंतजार में जो उसी मुगल बादशाह के जमाने का सिक्का लेकर वहां आएगा और वो नक्शा और वे नक्शे के दोनों टुकड़े उसके हवाले कर देंगे। तुम सही कहते हो। क्या पता वहां कोई आता भी ना हो। सोहनलाल ने सिर हिलाया। मैंने किसी से रेगिस्तान में बने 4 स्तंभों के बारे में जानकारी ली है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सम नाम की जगह पड़ती है। सम छोटा सा गांव है।
यहां से पूर्व की तरफ जाया जाए तो 2-3 किलोमीटर बाद रेगिस्तान में 4 स्तंभ खड़े नजर आते हैं। पता चला है कि उनमें से एक स्तंभ टूटकर गिर चुका है। अब 3 स्तंभ ही वहां खड़े नजर आते हैं। कल चलेंगे उन स्तंभों को देखने, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। जितेन परेशान था। उस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे जब देवराज चौहान की कार उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। तब आगे जैसलमेर आने वाला था। जितेन ने बहुत कोशिश की कि देवराज चौहान की कार को ढूंढ ले, परंतु दोबारा उसे वो कार मिल नहीं पाई थी। जबकि पूरे रास्ते वो सावधानी से देवराज चौहान की कार का पीछा करता रहा था, परंतु अब कार हाथ से निकल जाने की वजह से उसके तोते उड़ गए थे। क्योंकि टोनी पार्कर को उसने जवाब देना था। मोहनदासा भी उससे पूछेगा कि देवराज चौहान कहाँ है। उधर चंकी नाम का हत्यारा भी उसके गले पड़ चुका था। जितेन को हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत नजर आ रही थी। उन लोगों को देवराज चौहान की खबर ना दे सका तो उसकी खैर नहीं थी। यह स्पष्ट था कि देवराज चौहान जैसलमेर ही पहुंचा था। 2 घंटे तक जितेन उसी सड़क पर चक्कर लगाता रहा कि शायद वो कार दिख जाए, परंतु वो नहीं दिखी। जैसलमेर आने में 1 घंटा बचा था कि देवराज चौहान की कार नजरों से ओझल हो गई थी। तभी जितेन को ध्यान आया कि देवराज चौहान ने लंबा रास्ता तय करने के बाद भी कार में पेट्रोल नहीं डलवाया था। अब इस बात की पूरी संभावना थी कि आगे कहीं रास्ते में उन्होंने पेट्रोल डलवाया। जितेन उस रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंपों पर रुक रुक कर पूछताछ करने लगा। इसी बीच उसे टोनी पार्कर, मोहनदासा और चंकी के फोन आते रहे, परंतु उसने किसी की भी कॉल रिसीव नहीं की। मन में यही था कि उन्हें क्या जवाब देगा। जितेन खुद को मुसीबत में फंसा महसूस कर रहा था। उस रास्ते पर 5 पेट्रोल पंप पड़ रहे थे। जब वो चौथे पंप पर पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। देवराज चौहान की कार का हुलिया बताने पर एक कर्मचारी ने बताया कि 2-2.5 घंटे पहले ऐसी कार पेट्रोल डलवाने आई थी। उस कार में कदम सिंह ने पेट्रोल डाला था और कदम सिंह इस वक्त खाना खा रहा था। जितेन केबिन में मौजूद कदम सिंह के पास जा पहुंचा। केबिन में ही एक आद केबिन में एक ही आदमी था जो खाना खाने में व्यस्त था। जितेन उसके पास पहुंचता क्या उठा। तुम कदम सिंह हो? उसने खाते खाते सहमति में सिर हिलाया। जितेन कार का हुलिया बताकर बोला, 2-2.5 घंटे पहले तुमने इस कार में पेट्रोल डाला था, याद करो। कदम सिंह ने सहमति में सर हिला दिया। उसमें 2 आदमी थे, बेचैनी से जितेन बोला। कदम सिंह ने पुनः सहमति से सिर हिलाया। मैं उन दोनों का हुलिया बताता हूं कि वो कैसे दिखते थे। इसके साथ ही जितेन देवराज चौहान और सोहनलाल का हुलिया बताने लगा। सुनने के बाद कदम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। मुंह से बोलो कि वो दोनों ऐसे ही थे, जितेन झल्लाया। हाँ, ऐसे ही थे, कदम सिंह बोला। उन्होंने मुझसे डेढ़ा का रास्ता पूछा था। डेढ़ा? ये क्या है? जैसलमेर के पास एक गांव पड़ता है डेढ़ा। वो कहाँ गए हैं? पता नहीं, डेढ़ा का रास्ता तो मुझसे पूछा था। मुझे ये डेढ़ा गांव का रास्ता बताओ। कदम सिंह ने जितेन को डेढ़ा गांव का रास्ता समझाया, फिर बोला, बात क्या है? उनमें से एक मेरा भाई है जो मेले में बचपन में बिछड़ गया था। जितेन पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ता कह उठा। कौन से मेले में बिछड़ा था? पीछे कदम सिंह ने कहा पूछा। एक बार मेरा भाई भी बिछड़ गया था मेले में, पर वो तो अभी तक मिला नहीं। तब तक जितेन बाहर निकल चुका था। जितेन जब डेढ़ा पहुंचा तो शाम के 7 बज चुके थे। सूरज डूब चुका था। शाम का वक्त था, परंतु दिन की तपिश वातावरण में मौजूद थी। डेढ़ा गांव में घूमकर उसने देखा कि ये जगह कस्बे से कम नहीं थी। जगह जगह होटल खुले नजर आ रहे थे, जो कि लोगों ने अपने घरों के बाहर ही होटल का बोर्ड लगा रखा था। जितेन समझ गया कि टूरिस्ट यहाँ आते रहते होंगे, परंतु देवराज चौहान जैसलमेर में न रुककर डेढ़ा में आकर क्यों ठहरा, ये बात ठीक से उसकी समझ में नहीं आई। यही सोचा कि देवराज चौहान के ऐसा करने के पीछे कोई बात तो होगी। जितेन जानता था कि देवराज चौहान डेढ़ा में किसी होटल में ठहरा होगा, परंतु हर होटल में जाकर पूछताछ करना ठीक नहीं था। बात देवराज चौहान के कानों तक भी पहुंच सकती थी। ऐसे में उसने देवराज चौहान की कार को तलाश करना बेहतर समझा। उसकी कार अवश्य ही होटल के पार्किंग में मौजूद होगी। होटल की अपनी पार्किंग न हुई तो कार बाहर ही सड़क पर खड़ी मिलेगी। इस विचार के साथ जितेन होटलों के आसपास खड़ी कारों को देखने में लग गया। जिस होटल की पार्किंग होती तो पार्किंग में खड़ी कारों को देखता। इस दौरान टोनी पार्कर, मोहनदासा और चंकी के फोन आते रहे, परंतु उसने किसी की भी कॉल रिसीव नहीं की थी। सब उससे देवराज चौहान के बारे में पूछना चाहते हैं, और वो देवराज चौहान की ही तलाश में लगा हुआ था। वो जानता था कि इस वक्त देवराज चौहान की तलाश करना उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी काम था।
वरना वो बचने वाला नहीं था। कम से कम ऐसी स्थिति में दासा और चंकी तो यही सोचेंगे कि वो जानबूझकर उन्हें नहीं बता रहा। रात 10 बजे जितेन को देवराज चौहान की कार मिल गई। जितेन ने गहरी सांस ली और अविश्वास भरी निगाहों से कुछ पल कार को देखते ही रहा कि देवराज चौहान की कार वास्तव में मिल गई है। 2 दिन से लगातार भागदौड़ में व्यस्त था। ऊपर से टोनी पार्कर, दासा और चंकी का डर, चंकी कहीं उसकी पत्नी नीलम का बुरा न कर दे। जितेन उस प्लाट के बाहर निकला जहां होटल की पार्किंग में देवराज चौहान की कार खड़ी थी। उसने होटल पर नजर मारी और सामने खड़ी अपनी कार में आ बैठा। आज सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। ऊपर से थकान और बड़े दादाओं के डर ने तो उसकी जान ही निकाल दी थी। चंकी जैसे हत्यारे ने मोहम्मद खान और त्रेहन को मार डाला था, ये जानने के लिए आप हमारा पिछला ऑडियो बुक 100 माइल सुन सकते हैं। वो नीलम को और उसे भी मार सकता था अगर उसे उसकी पसंद की जानकारी जितेन से ना मिलती तो। इसलिए जितेन ने सबसे पहले चंकी को ही फोन किया। हेलो। चंकी की आवाज कानों में पड़ी तो जितेन का दिल धड़का। मैं जितेन, तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? मैं बिजी था। तुम्हें मेरा फोन सुनना चाहिए था। मैं तंग आकर तुम्हारी पत्नी को खत्म करने, ऐसा मत करना, जितेन ने तेज सूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें सब खबरें दे रहा हूं। रास्ते भर में मैं तुम्हें बताते आया हूं देवराज चौहान कौन कौन सा शहर पार करता आगे बढ़ रहा है। तुमने मुझे बताया कि तुम भी पीछे पीछे आ रहे हो। आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि देवराज चौहान जैसलमेर वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, परंतु उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई। तुमने फोन पर मेरे से बात क्यों नहीं? मैंने देवराज चौहान को खो दिया था, उसे ढूंढ रहा था। ढूंढ लिया? हाँ। नीलम को तुमने कुछ किया तो नहीं? वो अपने घर में है और बाहर मेरे आदमी फैले हैं। तुम मेरे साथ ठीक रहोगे तो मैं नीलम को कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारे साथ ठीक से पेश आ तो रहा हूं। भविष्य में मेरा फोन जरूर रिसीव करते रहना, चाहे कुछ भी बात हो। ठीक है। मैं जैसलमेर के एक होटल में ठहर चुका हूं। तुम देवराज चौहान के बारे में बताओ, उधर से चंकी ने पूछा। देवराज चौहान जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर डेड़ा गांव के एक होटल में ठहरा है। होटल का नाम महक है। वो डेड़ा गांव में क्यों ठहरा है? मैं नहीं जानता। मैंने बहुत मुश्किल से उसे ढूंढा है। उसके साथ सोहन लाल है। ठीक है, आगे की खबर मुझे देते रहना। जितेन ने फोन बंद किया और टोनी पार्कर को फोन किया। तुम कहां हो जितेन? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया? सॉरी पार्कर साहब, मैंने देवराज चौहान को खो दिया था और उसे ढूंढने में व्यस्त। देवराज चौहान कहाँ है? जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर डेड़ा गांव में महक होटल में ठहरा है। डेड़ा गांव, महक होटल, साथ में कौन है? सोहन लाल ही है। उससे कोई होटल में आकर मिला? पता नहीं। मैंने 5 मिनट पहले ही उसे ढूंढा है। बहुत थक चुका हूं। अब उस पर नजर रखने में मुझे परेशानी होगी। रात भर की मुझे नींद मिल जाए तो सुबह से मैं फिर काम कर सकूंगा। मैं अपना आदमी तुम्हारे पास भेजता हूं और कल तक मैं भी जैसलमेर पहुंच जाऊंगा। अपनी पोजीशन बताओ। जितेन ने अपनी मौजूदगी की स्थिति बताकर फोन बंद किया। उसके बाद जितेन ने मोहन दासा को फोन किया। मैं तो कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। देवराज चौहान कहाँ है? मेरी नजर में है, जितेन ने शांत स्वर में कहा। कहाँ? कोई नाम वगैरह मिलना चाहिए। 10 लाख उसी जगह पर और भिजवा देता हूँ। मोहन दासा का स्वर कानों में पड़ा। जितेन को ध्यान आया कि उसके घर पर चंकी के आदमी नजर रख रहे हैं। आपने कह दिया, यही बहुत है। फुर्सत में मैं आपसे मिल लूंगा, नोट भी ले लूंगा। वो तुम्हारी मर्जी। देवराज चौहान जैसलमेर के पास डेड़ा गांव में महक होटल में ठहरा हुआ है। अगला दृश्य। उदयराम, नागरिक आदमी जो कि देवराज चौहान के पीछे मुंबई से ही था। एक उदयराम ही ऐसा रहा जो कि बराबर देवराज चौहान के पीछे डेड़ा गांव तक पहुंचा था। उसकी निगाहों से सारे रास्ते देवराज चौहान की कार नहीं छूटी थी। कार चलाने में उसे दक्षता हासिल थी। उसकी इस क्षमता को नागरे भी मानता था और उदयराम को अपने साथ खास मौकों पर रखता था। इस दौरान उदयराम बराबर नागरे से फोन पर संपर्क में रहा और उसे बताता रहा कि देवराज चौहान कौन कौन सा शहर पार करता जा रहा है। अंत में उदयराम ने स्पष्ट कहा कि देवराज चौहान जैसलमेर जाएगा, क्योंकि आगे जैसलमेर आने वाला है। नागरे ने उसे कहा कि देवराज चौहान पर नजर रखे। वो आज रात ही तैयारी के साथ जैसलमेर के लिए चल देगा। क्या पता, उदयराम ने इस पर कहा, देवराज चौहान जैसलमेर से आगे कहीं जाने वाला हो। कोई बात नहीं, तुम मुझे बताते रहो, उधर से नागरे ने कहा।
हम जैसलमेर पहुंच जाएंगे कल तक। जब देवराज चौहान डेरा के मैक होटल में ठहरा तो उदयराम ने भी उसी होटल में कमरा ले लिया था। यानी कि देवराज चौहान के इर्द गिर्द वही हालात पैदा हो गए थे जो कि मुंबई में थे। हर किसी की निगाह उस पर थी। वो सब जैसलमेर में आ पहुंचने की तैयारी में थे। सबके पास देवराज चौहान की खबर पहुंच चुकी थी। अगला दृश्य। बूंदी नाम था उस आदमी का जिसने 2 घंटे के बाद आकर जितेन की जगह ले ली थी। बूंदी जैसलमेर का रहने वाला था और टोनी पार्कर के लिए काम करता था। उसके बाद जितेन ने पास के होटल में कमरा ले लिया था। उसी होटल में वो आदमी ठहरा था जो देवराज चौहान को डॉन जी कहकर फोन करता था। जितेन ने देवराज चौहान के होटल में इसलिए कमरा नहीं लिया कि देवराज चौहान उसे पहचानता होगा कि वह काफी समय से उस पर नजर रख रहा है। जितेन का फोन आते ही चंकी ने जैसलमेर का वो होटल छोड़ दिया था जिसमें चांदनी के साथ वो ठहरा हुआ था। तब चांदनी का मूड मूड बहुत खराब हुआ था क्योंकि तब विस्की की बोतल मंगाकर वो पीना शुरू करने वाले थे। चांदनी का जिस्म आज भी टूट रहा था। उसे मर्द की जरूरत महसूस हो रही थी। चंकी को डेरा गांव का रास्ता नहीं पता था। ऐसे में उसने होटल के एक वेटर को साथ ले लिया था कि वो रास्ता बताता रहे। 1,000 में बात तय हुई थी। इस वक्त रात के 11 बजे थे। चंकी कार चला रहा था। चांदनी बगल में बैठी थी और वेटर पीछे वाली सीट पर बैठा रास्ता बता रहा था। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, चांदनी नाराजगी से कह उठी। चंकी खामोशी से कार चलाता रहा। अब तक तो आधी बोतल खत्म हो जाती। हम यहाँ काम पर आए हैं। रात को थोड़ी काम होता है। मेरा काम कभी भी शुरू हो जाता है। हर वक्त एक ही बात मत सोचा करो। जवान हो, विस्की की बोतल है, तुम हो तो यही बातें होंगी। पीछे कोई बैठा है, चुप रहो। तभी चांदनी का मोबाइल बजने लगा। माँ ही होगी, और मुझे कौन फोन करेगा। घर पर होती तो तुम्हारा फोन आता। चांदनी ने कान से फोन लगाया। हेलो, क्या कर रही है। दूसरी तरफ चांदनी की माँ ही थी। तुम ही बताओ मैं क्या करूंगी, चांदनी तीखे स्वर में बोली। मैं जानती हूँ इस वक्त तू क्या कर रही है। तभी कार गड्ढे में पड़कर उछली। चांदनी के मुंह से हाय निकल गई। देखा, उधर से माँ की आवाज आई। मैं जानती हूँ कि तू क्या कर रही है। तुम दोनों को इस काम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। चंकी तेरी आदतें बिगाड़ रहा है, तुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, चांदनी ने व्यंग से कहा। तो मैं क्या कर रही हूँ माँ, जो तेरे को शादी के बाद करना चाहिए। तेरे को अफसोस तो हो रहा होगा कि आज हम घर पर नहीं है, वरना तो दरवाजे से कान लगाए भीतर की आवाजें सुनती, या फिर दरवाजे में किए छेद पर आंख लगाती, अपनी जवानी के दिन याद करती। तू बेशर्म होती जा रही है। मैंने गलत क्या कह दिया। ऐसा तू करती नहीं क्या। बहुत शरीफ बन रही है, जो मुझे शर्म सिखा रही है। घर आ तू, तेरे को सीधा करती हूँ। मैं सीधी ही हूँ। तेरे को बता दूं इस वक्त मैं कार में हूँ। क्या, उधर से माँ ने कहा। तेरे को इतनी भी शर्म नहीं कि कार में कोई देख लेगा। तू कार में ही शुरू। चुप कर चुप कर, चांद ने झल्ला कर कहा। तेरे को एक ही बात सूझती है। तो इस वक्त तू कार में है और क्या कर। चंकी कार चला रहा है, मैं बगल वाली सीट पर बैठी हूँ। चांदनी ने गुस्से से कहा। झूठ मत बोल, तूने अभी हाय कहा था। कार गड्ढे में उछलेगी तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी क्या। अब तू झूठ भी बोलने लगी। तू तो। चांदनी ने झल्लाकर फोन बंद कर दिया। पागल कहीं की। एक तो आज मौका नहीं मिला, ऊपर से और सुलगा रही है। जल्दी ही वो डेरा गांव जा पहुंचे। पीछे बैठे वेटर ने उन्हें मैक होटल के बाहर पहुंचा दिया। हर तरफ रात की खामोशी छाई थी। रात के 11:30 बज रहे थे। चंकी ने उसे 1,000 रुपया देकर चलता किया। देवराज चौहान इस होटल में ठहरा है। हाँ, हम भी यहीं ठहर जाते हैं। नहीं, चंकी ने कार आगे बढ़ा दी। टोनी पार्कर के आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। वो देवराज चौहान पर भी नजर रख रहे होंगे। ऐसे में मैं आसानी से पार्कर की नजरों में आ जाऊंगा और मेरे लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो पास के किसी दूसरे होटल में रुकेंगे। इस तरह मुझे देवराज चौहान पर नजर रखने में आसानी होगी। ये रहा दूसरा होटल। चांदनी ने अंधेरे में होटल का छोटा सा बोर्ड चमकते देखा तो बोल पड़ी। चंकी ने उसी होटल के बाहर कार रोक दी। इसी में जितेन और डॉन जी बोलने वाला आदमी ठहरा हुआ था। अब ये मत कहना थक गए हो, अभी हमने बोतल खोलनी है, चांदनी ने जैसे उसे याद दिलाया। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान और सोहनलाल नाश्ते से फारिग हुए तो सुबह के 9 बज रहे थे। वो होटल से निकलने को तैयार थे कि देवराज चौहान का मोबाइल बज उठा।
ये उसी का होगा, सोहनलाल बोला। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। डॉन जी, शुभ प्रभात, आवाज कानों में पड़ी। लगता है रात खूब सोए। काम की बात करो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। तुम्हारे होटल के बाहर एक आदमी रात से मंडरा रहा था। सुबह 8 बजे उसकी जगह पार्कर के आदमी जितेन ने ले ली। जितेन तुम्हारे होटल के पास ही दूसरे होटल में ठहरा हुआ है। तो मैं टोनी पार्कर की नजर में हूं? देवराज चौहान के होठों से निकला। पूरी तरह से। उधर से फिर आवाज कानों में पड़ी। एक और भी है, जो होटल के बाहर सुबह से ही है। वो मोहनदासा या नागरे किसी का भी आदमी हो सकता है। मैं उसे नहीं जानता। मतलब कि मैं यहां भी सभी की नजरों में आ चुका हूं। लगता तो यही है। तुम इन्हें यहां से हटा सकते हो, देवराज चौहान बोला। मेरा काम तुम्हें बताते रहना है। करना क्या है ये तुम जानो डॉन जी। बताने का शुक्रिया। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। होटल के बाहर कोई है? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, एक टोनी पार्कर का आदमी जितेन है, जो कि पास के ही किसी होटल में रात भर से था। एक कोई और है, वो मोहनदासा या नागरिक आदमी हो सकता है, देवराज चौहान ने बताया। मतलब कि मुसीबत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, सोहनलाल ने होंठ सिकोड़े। लगता तो ऐसा ही है। मेरे ख्याल में हमें अपनी भाग दौड़ कुछ देर के लिए रोक देनी चाहिए, सोहनलाल बोला। नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, देवराज चौहान ने कहा। जो लोग पीछे हैं उनसे निपटा जाएगा। ऐसे तो खतरा बढ़ जाएगा। इस मामले में शुरू से ही खतरा मेरे आसपास मंडराता रहा है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम पता करो कि होटल से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है या नहीं। सोहनलाल ने सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद सोहनलाल वापस लौटा। होटल के पीछे रास्ता है। पतली गली में एक दरवाजा खुलता है। हम वहीं से चलेंगे। अगर उस तरफ भी नजर रखी जा रही होगी तो देखा जाएगा। 10 मिनट बाद देवराज चौहान और सोहनलाल होटल के पीछे के रास्ते से निकले और पतली गली को पार कर खुले में आ गए। अब वो होटल की पश्चिम दिशा में खड़े थे। हमें 4 स्तंभों वाली जगह पर जाना है। इसके लिए पहले सम गांव पहुंचना होगा, सोहनलाल बोला। कुछ दूर पैदल चलकर वो टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे और सम गांव जाने के लिए टैक्सी ले ली। इस दौरान वो इस बात पर खास ध्यान रख रहे थे कि कोई उन पर नजर रख रहा हो तो दिख जाए, परंतु ऐसा कोई नहीं दिखा। टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी। सफेद रंग की ओमनी वैन थी, जिसकी शक्लो सूरत ज्यादा बेहतर नहीं थी। यहाँ पर अधिकतर गाड़ियां ऐसी ही दिखाई दे रही थी। देवराज चौहान ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, तुम रेगिस्तान में ऐसी कोई जगह जानते हो जहां 4 स्तंभ खड़े हों? स्तंभ गांव के आगे वो जगह पड़ती है, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। हमें वहां जाना है। वहां टैक्सी नहीं जा सकती, रेत का सफर है, उसने बताया। तुम हमें पैदल वहां तक ले जा सकते हो? इस काम के तुम्हें पैसे देंगे। मैं अपनी टैक्सी नहीं छोड़ता, परंतु सम गांव से मैं एक ऐसा आदमी साथ कर दूंगा जो आपको वहां तक ले जाए। सम गांव तक हम कितनी देर में पहुंचेंगे? 25 मिनट लग जाएंगे। अगला दृश्य। टैक्सी ड्राइवर ने सम गांव से गिरधर नाम के व्यक्ति को साथ कर दिया, जो 45 वर्ष का था। गिरधर ने बताया कि रेगिस्तान में 20 मिनट चलने पर वो जगह आती है जहां 4 स्तंभ बने हैं। उसने कहा कि वो स्तंभ ये गांव बसने से पहले के खड़े हैं और उनमें से एक स्तंभ गिर भी चुका है। गिरधर वहां जाने के लिए 500 रुपए में तैयार हुआ। उसने राय दी कि अगर ऊंटों पर जाना चाहो तो ऊंटों का इंतजाम हो सकता है, लेकिन उसके पैसे अलग से लगेंगे। क्योंकि रास्ता छोटा सा था, इसलिए पैदल जाने का ही प्रोग्राम बनाया गया। टैक्सी ड्राइवर उनकी वापसी के लिए वहीं रुक गया। गिरधर के साथ देवराज चौहान और सोहनलाल ने रेगिस्तान का वो छोटा सा सफर तय किया। रेगिस्तान के इस हिस्से पर गहरी रेत नहीं थी। पांव रेत में नहीं धंस रहे थे। गिरधर ने दूरी से ही उन्हें स्तंभ खड़े दिखाए। वो पास पहुंचे। एक स्तंभ गिर पड़ा था। 3 खड़े थे, परंतु स्तंभों का 80% हिस्सा रेत में दब चुका था। वो मोटे स्तंभ थे, परंतु अब उनके भीतर से ईंटें, सरिया और प्लास्टर झलक रहा था। वहां से हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आ रहा था। रह रहकर तेज हवा चलती तो अपने साथ रेत को भी उड़ा देती। कभी कभी रेत से बचने के लिए उन्हें आंखें बंद करनी पड़ती। सूरज सर पर चमक रहा था। पसीना लकीरें बनकर कपड़ों के भीतर बहने लगा था। देवराज चौहान ने गिरधर से पूछा, यहां पर कभी कोई आता है? जी हाँ, हर महीने की पहली तारीख को 2 लोग आते हैं, गिरधर ने सामान्य स्वर में कहा। देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें मिली। 2 लोग?
पहली तारीख को आते हैं? जी साहब जी। एक तो सुबह आता है 9-10 बजे, वो कार तक हमारे सम गांव तक आता है और ऊंट पर बैठकर इन स्तंभों तक आता है और शाम 4 बजे तक यहाँ रहता है। गिरधर कहता जा रहा था। दूसरा 50 वर्ष का शराबी है, उसका नाम मामचंद है। वो तो पक्का शराबी है, हाथ में बोतल पकड़े रहता है, गंदे से कपड़े पहनता है। वो कभी 12 बजे आता है तो कभी 1 बजे, नशे में रहता है और पैदल ही इन स्तंभों तक आता है। पहले वाले का नाम क्या है? वो अवधेश साहब है। गिरधर के स्वर में इज्जत के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, दोनों पहली तारीख को बरसों से आ रहे हैं। जानते हैं। जो अवधेश साहब को ऊंटों पर वहां तक ले जाता है, वो मुझे बता चुका है कि स्तंभों के पास दोनों के बीच तीखी बहस गाली गलौज तक हो जाती है। गिरधर बोला। गिरधर बोला, किस बात को लेकर? ये पता नहीं। तुम्हें ये तो पता होगा कि वो पहली तारीख को यहाँ क्यों आते हैं? पता नहीं, परंतु वे दोनों तब से आ रहे हैं जब वो जवान हुआ करते थे। तब तो सुखराम भी कार पर आया करता था, परंतु लगता है बाद में उसकी हालत खराब हो गई, वो पैसे वाला नहीं रहा। पिछले महीने भी 1 तारीख को वो आए थे? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, गिरधर ने सर हिलाया। चलो, देवराज चौहान बोला, वापस चलो। वो तीनों वापस चल पड़े। सोहनलाल देवराज चौहान के पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोला, गिरधर ने हमें अच्छी खबर दी। पहली तारीख को यहाँ 2 लोग आते हैं। हम मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंच सकते हैं। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल टैक्सी में बैठकर सम गांव से चल गए। गिरधर खुश था कि उसे 500 रुपए मिल गए। टैक्सी जाते ही एक तरफ चल पड़ा था। तभी पीछे से पुकारे जाने पर वो ठिठका और पलट कर देखा तो उसी व्यक्ति को खड़ा पाया जो देवराज चौहान को डॉन जी कहकर पुकारता था। आपने मुझे पुकारा? हाँ, उसने कहा। गिरधर उसके पास जा पहुंचा। जो लोग टैक्सी पर आए थे उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैंने देखा था तुम्हें नोट देते हुए। वो मुझे कुछ भी दें, तुम क्यों पूछ रहे हो? गिरधर के माथे पर बल पड़े। मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं कितने दिए। उन्होंने मुझे 500 दिए, पर तुम मुझे डबल क्यों दोगे? गिरधर के माथे पर बल पड़े। उसने जेब से 500 के 2 नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, तुम मुझे वो सब बातें बताओगे जो यहां पर आकर उन्होंने की। तुम मुझे बताओगे कि रेगिस्तान में वो क्या करने गए थे। सब बातें मुझे कहोगे जो तुमने देखी और महसूस की। गिरधर दोनों नोट थामकर मुस्कुराकर बोला, आप 1000 रुपया दे रहे हैं तो क्यों नहीं बताऊंगा। वो सब कुछ बताने लगा। 10 मिनट तक उनमें बातें होती रही। फिर वो व्यक्ति गिरधर से विदा लेकर एक तरफ चल पड़ा। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो एक झोंपड़े के पास पहुंचा जहां टैक्सी खड़ी थी। वो भीतर बैठा। भीतर बैठे ड्राइवर ने पूछा, अब कहाँ चलना है साहब जी? वापस चलो। टैक्सी स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। उस व्यक्ति के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। तभी उसका फोन बजा। हेलो, उसने बात की। कैसा है जानू? मुन्नी की प्यार भरी आवाज कानों में पड़ी। तेरी आवाज सुनकर अच्छा लगा मेरी जान। कहाँ है तू? जैसलमेर पहुंची हूं अभी अभी। इतनी जल्दी? सुबह ही प्लेन लिया और जैसलमेर के पास ही डेड़ा गांव है। वहां पहुंचकर किसी भी होटल में ठहर कर मुझे फोन करना। टूरिस्टों के लिए छोटे छोटे होटल बने हुए हैं यहाँ। महक नाम के होटल में मत ठहरना, समझी? देवरा चौहान तेरी नजर में है जानू? हाँ। तू भी डेड़ा में है? हाँ। कुछ पता चला मुगल बादशाह की दौलत का कि वो डेड़ा पहुंच मेरी जान? वो मुस्कुराकर बोला, मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगला दृश्य। नागरे दोपहर बाद डेड़ा पहुंचा। साथ में गोपाल नाले और 6 अन्य लोग थे। नागरे फोन पर उदयराम के संपर्क में था। उदयराम के कहने पर नागरे गोपाल नाले और अन्य लोगों के साथ एक होटल में जा ठहरा। तब उदयराम महक होटल के बाहर मंडरा रहा था और देवराज चौहान के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। ठीक इसी वक्त होटल के सामने टैक्सी रुकी और देवराज चौहान और सोहनलाल बाहर निकले। ड्राइवर को किराया देकर दोनों भीतर चले गए। उदयराम सकपका उठा था कि वो तो ये सोचे बैठा था कि देवराज चौहान होटल के भीतर है, सुबह से बाहर नहीं निकला। परंतु ये तो बाहर कहीं से आया है परंतु ये तो बाहर से कहीं से आया है। वो फौरन समझ गया कि होटल से बाहर निकलने का रास्ता एक दूसरा रास्ता भी है। इससे पहले कि वो टैक्सी आगे बढ़ती, उदयराम तुरंत उसके पास पहुंचा और आगे का दरवाजा खोलकर भीतर जा बैठा। ड्राइवर ने उलझन भरी नजरों से उसे देखकर पूछा, कहाँ जाना है? यहां से चलो, उदयराम बोला। जिन 2 लोगों को तुम लाए हो
उनके बारे में बताओ कि उन्हें कहाँ से लेकर आए हो। सही बताना, 500 रुपए दूंगा। ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, बात क्या है? तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तभी तुम्हें 500 रुपया मिलेगा। 500 कम है। मैं उन्हें यहाँ से लेकर गया था और वापस लाया था। मुझे मालूम है वो क्या करने गए थे। ड्राइवर ने हालातों को भांप कर कहा, तुम जो जानना चाहते हो वो सब कुछ मुझे पता है। ठीक है, 1000 रुपए दूंगा, बताओ, उदयराम ने कहा। पहले 1000। उदयराम ने उसे 1000 रुपया दिया तो ड्राइवर बताने लगा कि वो देवराज चौहान और सोहनलाल को सम गांव लेकर गया था और 4 स्तंभों वाली सारी बात बता दी। उदयराम ने टैक्सी छोड़ने के बाद नागरे को फोन किया और 4 स्तंभों वाली सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद उधर से नागरे ने कहा, मैं एक आदमी तुम्हारे पास भेजता हूँ, उसे समझाकर देवराज चौहान की निगरानी पर लगा दो और तुम सम गांव जाकर ये पता करो कि वो 4 स्तंभ क्या चीज है। अगला दृश्य। चंकी महल चंकी महक होटल से कुछ दूर पर मौजूद था। जब देवराज चौहान टैक्सी पर आया था, उन्हें बाहर से आया पाकर चंकी अपना बंदर जैसा कान खुजाने लगा। वो समझ नहीं पाया कि देवराज चौहान और सोहनलाल कब होटल से बाहर गए थे, जबकि वो तो सुबह से ही होटल पर नजर रख रहा था। जितेन और उदयराम उसकी निगाहों में आ चुके थे। उसने उदयराम को उस खाली टैक्सी में बैठकर जाते देखा जिसमें देवराज चौहान और सोहनलाल आए थे। तभी जितेन को कार पर उस टैक्सी के पीछे जाते देखा। क्योंकि वहीं खड़ा रहा। 15 मिनटों बाद उदयराम वहां एक आदमी के साथ दिखाई दिया। फिर उदयराम वहां से चला गया और वो आदमी होटल पर नजर रखने लगा। चंकी ने अपने बंदर जैसे सर के बालों में उंगलियां फिराई और मोबाइल निकालकर जितेन का नंबर मिलाने लगा, जो कि फौरन लग गया। उधर बेल गई, फिर जितेन की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। उस टैक्सी वाले से बात की? चंकी बोला। 2 पल तो जितेन की आवाज नहीं आई। सुन रहे हो मुझे? चंकी ने पुनः कहा। तुम होटल के बाहर हो? उधर से जितेन ने गहरी सांस लेकर कहा। ढूंढने की कोशिश मत करना। वो बात नहीं, उधर से जितेन समझा। मेरी पत्नी नीलम तो ठीक है, वो तुम्हें पता होगा। मुझे? तुमने कोई गड़बड़ की मेरे साथ? नहीं तो तुम्हारी पत्नी एकदम ठीक है। जब मेरे साथ गड़बड़ करोगे तो समझ जाना, अब तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं रही। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। जितेन का सूखा स्वर कानों में पड़ा। तो तुम्हारी पत्नी को भी कुछ नहीं होने वाला। तुमने उस टैक्सी ड्राइवर से बात की कि देवराज चौहान को वो कहां से लाया? देवराज चौहान और सोहनलाल सम गांव के पास 4 स्तंभों तक गए थे। समझा नहीं, समझाओ मुझे। सम गांव 20-30 मिनट के रास्ते पर है। उसके पार से रेगिस्तान शुरू हो जाता है। कुछ देर रेगिस्तान में जाने के बाद रेत में धंसे 4 सीमेंट के मोटे स्तंभ आते हैं। देवराज चौहान और सोहनलाल सम गांव के किसी बंदे को लेकर वहां तक गए थे, फिर वापस आ गए। वही ड्राइवर उन्हें सम गांव तक लेकर गया था और वापस लाया। वहां क्यों गए वो दोनों, ये पता नहीं लगा। मेरे से झूठ बोलने या गड़बड़ करने से पहले अपनी पत्नी के बारे में सोच लेना। मुझे अपनी पत्नी की चिंता है, तभी तो। जो भी खबर हो, अब तुम फोन करके मुझे बताते रहोगे, चंकी ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। तभी चंकी का फोन बजा। हेलो। चंकी ने बात की। चंकी, तू कब आएगा? मुझे भूख लग रही है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगा, तू खा ले। तो क्या मैं अकेले ही होटल में पड़ी रहूंगी और तू गायब रहेगा? मैं काम पर हूँ। मुझे बता तू कहाँ है, मैं भी आती हूँ। मैं देवराज चौहान के होटल पर नजर रख रहा हूँ। वो जरूर मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचने के फेर में होगा। यहाँ और लोग भी नजर रख रहे हैं। इस काम में औरत का होना फौरन नजरों में आ जाने जैसा होगा। समझ गई। तूने किसी को मारा क्या? नहीं। क्यों नहीं मारा? मैं देखना चाहती हूँ कि तू कैसे किसी को मारता है। चांदनी ने उधर से रूठे स्वर में कहा। अभी किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे लोगों को मारता है। ठीक है। वापस कब आएगा? पता नहीं। रात को तो आ जाएगा। अभी कुछ पता नहीं। मैं आते समय विस्की की 2-4 बोतलें ले आना। एक बोतल तो रोज ही खत्म हो जाती है। एक बात तो बता चंकी, क्या रात मजा आया ना? रात की बात रात को करेंगे। दिन में ये बातें समझ नहीं आती। मुझे तो बड़ा मजा आया। मेरी कमर में तो अभी तक दर्द हो रहा है। ऐसे झटके तूने पहले नहीं दिए। बड़ा चुपा रुस्तम है तू। अब धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि कितना चालू है मेरा प्यारा चंकी। चंकी ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल ने कमरे में पहुंचते ही वेटर से कहकर लंच मंगवाया। लंच से निपटाकर कॉफी मंगवा ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। 4 स्तंभ तक पहुंचना कोई समस्या नहीं, सोहनलाल ने कहा। पहली तारीख को सुबह ही हम वहां पहुंच जाएंगे।
इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर महीने की पहली तारीख को दो लोग वहां पहुंचते हैं, देवराज चौहान ने कहा और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाते हुए कह उठा। इस बारे में मुझे शक था कि वो दो लोग आते होंगे वहां। देवराज चौहान ने फोन कान से लगा लिया। मुगल बादशाह की दौलत कहीं रेगिस्तान में ही दबी है? सोहनलाल ने पूछा। आला नुसरत ने ऐसा ही बताया था, देवराज चौहान बोला। आला नुसरत के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा पिछला एपिसोड, पिछला ऑडियो बुक 100 माइल्स सुन सकते हैं, जो कि इस ऑडियो बुक डॉन जी का पहला पार्ट है। उससे आपको ये कहानी विस्तार से समझ में आ जाएगी। मोबाइल देवराज चौहान के कान से लगा था, दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो, एकाएक रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। हमीरा गांव पहुंच गए? देवराज चौहान ने पूछा। हम तो कल ही पहुंच गए थे। तुम्हें फोन किया पर नंबर नहीं लगा। जगमोहन कैसा है? एकदम ठीक, बात कराओ। अगले ही पल जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। मैं ठीक हूं, तुम कहां हो? डेढ़ा गांव में। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। ये कहां है? जैसलमेर के पास ही है। हम कब मिल रहे हैं? जल्दी मिलेंगे। अभी कुछ दिन इंतजार और करो और हमीरा में ही रहो। हम भी डेढ़ा आ जाते हैं। नहीं, यहां तुम्हारे लिए खतरा है। रिम्मी को फोन दो। फिर रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। कहो। अभी तुम लोग वहीं टिके रहना, 4-5 दिन तो वहीं रहना है। तुम कहाँ हो? डेढ़ा गांव में। जैसलमेर के पास ही है ये। तुमने मुगल बादशाह की दौलत की तलाश कर ली? उधर से रिम्मी ने पूछा। ये इतना आसान नहीं है। इस बारे में 1 तारीख को काम शुरू होगा। उस दौलत तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा, और जब ऐसा होगा तब तुम लोग भी मेरे साथ होगे, देवराज चौहान ने कहा। समझ गई। कुंदा मालवे है तुम्हारे साथ? हाँ। अगर तुमने डेढ़ा गांव में ठहरना था तो हमें हमीरा गांव पहुंचने को क्यों कहा? मुझ पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। डेढ़ा छोटी सी जगह है। तुम लोग भी डेढ़ा में होते तो नजरों में आ जाते। नागरे कुन्ना मालवे को नहीं छोड़ने वाला, और मोहनदासा तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रिमी ने गहरी सांस लेने की आवाज आई। फिर उसने पूछा, नागरे मोहनदासा भी डेढ़ा गए हैं? नहीं जानता, परंतु कुछ लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। वो किसी के भी आदमी हो सकते हैं। तुम लोग हमीरा गांव में सुरक्षित हो। वहां कोई खतरा नहीं आएगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। याद रखो, मुगल बादशाह की आधी आधी दौलत की हकदार तुम तभी होगी जब जगमोहन को सही सलामत मेरे हवाले करोगी। जगमोहन की मुझे बहुत चिंता है। तुम मुझे फोन करते रहना। करूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। तभी वेटर कॉफी रख गया। दोनों कॉफी पीने लगे। अब 1 तारीख तक हमारे साथ पास फुर्सत ही फुर्सत है, सोहनलाल कॉफी का घूंट भरते हुए कह उठा। हाँ, 1 तारीख से हम व्यस्त हो। 4 स्तंभों पर पहली तारीख को आने वाले 2 व्यक्तियों को तुम वो सिक्का दिखाओगे तो वो अपने पास मौजूद आधा आधा नक्शा तुम्हें दे देंगे, जिसके दम पर हम रेगिस्तान में दबी मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंच जाएंगे। आला नुसरत ने तो ऐसा ही कहा था। आला नुसरत को तुमने कहीं छुपा रखा है? हाँ, उसकी जान को खतरा है। दासा, नागरे, टोनी पार्कर सब उसके पीछे पड़े थे, उससे सिक्का ले लेने को, उससे मुगल बादशाह की दौलत के बारे में सारी बातें जान लेने को। इस चक्कर में मोहन दासा ने आला नुसरत के बहू और बेटे को मार डाला था। अगर मैंने आला नुसरत को छिपा न दिया होता तो वो भी जिंदा नहीं होती। तभी देवराज चौहान का फोन बज उठा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। डॉन जी नमस्कार। सम गांव घूम आए? आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान के चेहरे पर कोई भाव न उभरा। वहां रेगिस्तान में स्थित 4 स्तंभों के पास भी गए। ये भी पता किया कि वहां हर महीने की पहली तारीख को 2 आदमी हमेशा पहुंचते हैं। ये सिलसिला 250-300 सालों से चला आ रहा है। तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। देवराज चौहान गंभीर दिखा। तुम्हारा भला इसी में है कि मैं तुम्हारे पीछे रहूं। तुम्हें अपने बारे में मुझे बता देना चाहिए। इसके बिना भी बढ़िया काम चल रहा है, उधर से मुस्कान भरे स्वर में कहा गया। तुमने दिन भर मुझ पर नजर रखी, इसमें मेरा क्या भला हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। उस वक्त अगर कोई तुम्हारे पीछे होता तो मैं तुम्हें सतर्क कर देता। मतलब कि कोई मेरे पीछे नहीं था? किसी को पता नहीं चला कि तुम होटल के पीछे की तरफ से निकल गए हो। सबका ध्यान तो आगे था। और तुम? मैं तो पहले ही जानता था कि तुम पीछे के रास्ते से निकलोगे। चाहते क्या हो? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हारा भला। मुगल बादशाह की दौलत पाने का इरादा है तुम्हारा? तुम कितना भी इनकार करो, परंतु मैं जानता हूं कि ये बातें मिलने पर करेंगे। शुक्र है तुमने इतना तो कहा कि हम मिलने वाले हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव आ ठहरे।
एक वक्त तो ऐसा आएगा ही कि हमें मिलना पड़ेगा। ये चार स्तंभों वाला क्या मामला है? तुम मुझ पर नजर रख ही रहे हो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो दो लोग कौन है जो हर महीने की पहली तारीख को उन चार स्तंभों के पास आते हैं? 250-300 सालों से वहां पर दो लोग हर महीने पहली तारीख को आ रहे हैं। चेहरे बदल गए, परंतु आने वाले हर महीने की पहली तारीख को आते रहे, अब भी आ रहे हैं। ये रहस्य मेरी समझ से बाहर है। उधर से उसने शांत स्वर में कहा, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तभी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। देवराज चौहान ने कहा, पहली तारीख को वहां आने वाले दोनों का संबंध मुगल बादशाह की दौलत से है? उधर से उसने पूछा, पता नहीं। तो नहीं बताना चाहते? तुम अपने बारे में बताने को तैयार नहीं तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा? मालिक हो डॉन जी, उधर से मुस्कुराकर कहा गया, लेकिन बुरी तरह से घिर चुके हो। क्या मतलब? होटल के बाहर नागरिक आदमी उदयराम और टोनी पार्कर का आदमी जितेन सुबह से मौजूद है। इसके अलावा एक नया चेहरा सुबह से दिख रहा है। वो बंदर जैसा लगता है। उसका चेहरा, नाक, कान, सिर, सब कुछ बंदर जैसा होने का आभास देता है। उसका नाम चंकी है और वो मुंबई का पेशेवर हत्यारा है। इस वक्त वो मोहन दासा के लिए टोनी पार्कर को खत्म करने निकला हुआ है, जो कि अंदर की खबर है। चंकी ने पार्कर के दो खास आदमियों की हत्या की है, रेहन और मोहम्मद खान की हत्या। टोनी पार्कर के आदमियों को चंकी की तलाश है और ये सुबह से मुझे तुम्हारे होटल के बाहर दिख रहा है। इसका मतलब जानते हो? बोलो। वो भी मुगल बादशाह की दौलत के चक्कर में पड़कर तुम पर नजर रख रहा है। परंतु तुमने तो कहा कि वो पेशेवर हत्यारा है और टोनी पार्कर को मारने निकला। देवराज चौहान बोला, दौलत किसे बुरी लगती है? उसे दौलत के बारे में जानकारी मिल गई होगी और तुम्हारे पीछे लग गया। ये संभव है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो पेशेवर हत्यारा है डॉन जी, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा, क्योंकि पेशेवर हत्यारे सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हैं। कम से कम वो मुझे कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही उसे उस दौलत तक पहुंचा सकता हूं। वो रिवॉल्वर लेकर सीधे सीधे तुम पर सवार हो सकता है कि बताओ कहां है दौलत। इतना नासमझ नहीं होगा कि वो ऐसी भूल कर दे। तुम्हें अपने साथ और लोग रखने चाहिए। रिम्मी, जगमोहन, कुंदा मालवीय कहाँ है? उधर से पूछा गया। पता नहीं। तुम्हें सब पता है डॉन जी। नहीं बताना तो मत बताओ, सतर्क हो जाओ। चंकी ने इस मामले में दखल देकर मामले को खतरनाक बना दिया है। तुम जगमोहन को अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? जरूरत नहीं है। तुम क्या अंडरवर्ल्ड की दुनिया से संबंध रखते हो? देवराज चंद ने पूछा। नहीं। तो तुम्हें सबके नाम कैसे पता है? ये कैसे पता कि कौन किसका आदमी है? तुम हर किसी डॉन जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मेरी खास पहचान वाला कोई अंडरवर्ल्ड से गहरा नाता रखता है। मैं सामने वाले का हुलिया उसे फोन पर बताता हूँ और वो मुझे उसका नाम और सब कुछ बता देता है। बड़ा करामाती अंदाजा है तुम्हारा दूसरों के बारे में जानने का। सतर्क हो जाओ। मेरा तो ख्याल है कि तुम मुगल बादशाह की दौलत को अपना नहीं बना सकते। हर तरफ से घिरे पड़े हो। दौलत तक पहुंच भी गए तो उसे हासिल करने वाले बहुत होंगे। ऐसे में वो सबसे पहले तुम्हें खत्म करेंगे। मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी खामखा की मौत नहीं देखना चाहता। इसके साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। देवराज चौहान ने कान से मोबाइल हटाया। कोई खास बात? सोहनलाल ने गंभीर स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने उसे चंकी के बारे में बताया। एक और बढ़ गया। सोहनलाल ने पूरी बात सुनी तो उसके होंठों से निकला, वो पेशेवर हत्यारा है और ऐसे लोगों की अपनी सोच होती है। देवराज चौहान ने कहा, उससे हर तरह की आशा रखी जा सकती है। वो बंदर जैसे चेहरे वाला है। टोनी पार्कर के दो खास आदमियों को मार चुका है। टोनी पार्कर को जब भी चंकी के यहाँ होने की हवा लगी तो वो चंकी को हर हाल में खत्म करना चाहेगा। तुम्हारा मतलब कि इनमें झगड़ा हो सकता है? पूरे चांस है। फिर तो नागरे मोहनदास और टोनी पार्कर भी आपस में भिड़ सकते हैं कि दूसरों को खत्म करके इस मामले को आसान बनाया जा सके। ऐसे में वो तीनों तुम्हें बेवकूफ समझ रहे होंगे कि तुम उनके लिए मुगल बादशाह की दौलत तलाश रहे हो। वो अवश्य ही ऐसा सोच रहे होंगे। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरी मानो तो वापस मुंबई चलो। मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचना कुछ देर के लिए टाल दो। सोहनलाल बोला। कोई जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। देवराज चौहान ने कहा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरे द्वारा ही वो मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंच सकते हैं। परंतु वे आपस में जरूर लड़ सकते हैं, एक दूसरे को खत्म करने की सोच सकते हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो तुम्हें डॉन जी कहता है वो भी तो मुगल बादशाह की दौलत पाना चाहता है। उसे मिलाकर 5 पार्टियां तो सामने ही है।
टोनी पार्कर, नागरे, मोहनदासा, चंकी और तुम्हें डॉन जी कहने वाला। दौलत को पाना आसान नहीं होगा। वो रेगिस्तान के रेत के नीचे दबी है, 250-300 सालों से दबी पड़ी है। इतने लंबे वक्त में रेगिस्तान ने कई शक्लें बदली होंगी, बहुत कुछ बदल गया होगा। क्या मालूम नक्शा पाने के बाद भी दबी दौलत वाली जगह तलाश कर सकेंगे या नहीं। यानी कि सफर अभी बहुत लंबा है और मंजिल मिल जाने का यकीन नहीं। परंतु जो लोग हम पर नजर रख रहे हैं वो तो इस तरह नहीं सोचते होंगे, सोहनलाल ने कहा। हमें उनकी सोचों से कोई मतलब नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मुगल बादशाह की दबी दौलत तक पहुंचने की राह आसान नहीं है, क्योंकि वो रेगिस्तान में दबी है और रेगिस्तान हर जगह एक सा ही लगता है। नक्शे में दौलत तक पहुंचने के खास निशान दिए गए होंगे तो वो 250 सालों में रेगिस्तान में ही लुप्त हो गए हो सकते हैं। क्या वो दो लोग तुम्हारे पास सिक्का देखकर तुम्हें सच में उस दौलत का नक्शा दे देंगे? एकाएक सोहनलाल ने पूछा। वो वहां पहली तारीख को जरूर पहुंचते हैं तो वे नक्शा देने का इरादा अवश्य रखते होंगे।